नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव की, किसानों की, उनके विकास की। इसीलिए हम गांव किसान में उस सभी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जिससे आप विकास की धारा से जुड़ सकें, आपकी आय में वृद्धि हो सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी खेती किसानी से, उसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में, जिसके अनेकों फायदे हैं। जहां एक तरफ इसमें गोबर का उचित इस्तेमाल होता है, वहीं दूसरी तरफ गांव की ऊर्जा की जरूरत भी इससे पूरी होती है। इसके अलावा हमारे किसानों को अच्छी जैविक खाद भी प्राप्त होती है। यानी एक बायोगैस प्लांट और अनेक फायदे। तो आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। गोबर का बेहतर इस्तेमाल और जैविक खाद के लिए बायोगैस संयंत्र सबसे अच्छा विकल्प है। देश के ज्यादातर गांवों में गोबर का सही इस्तेमाल कर बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे न केवल रसोई के लिए गैस मिलती है बल्कि बिजली के उपकरणों को भी चलाया जा सकता है। वहीं बड़े पैमाने पर इसकी सहायता से धान की मिलें, उद्योग और फैक्ट्रियों को ऊर्जा मिल सकेगी। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से 2018 से 2022 तक करीब 5000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस प्लांट को लगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। स्थान और गोबर की उपलब्धता के हिसाब से इसका आकार तय किया जा सकता है। आमतौर पर बायोगैस के दो मुख्य मॉडल हैं। पहला है फिक्स डोम, स्थायी गुंबद, और दूसरा है फ्लोटिंग ड्रम, तैरता हुआ ड्रम। फिक्स डोम इसका डाइजेस्टर एक बंद गुंबद नुमा होता है और इसका निर्माण जमीन के अंदर स्थायी रूप से किया जाता है। डाइजेस्टर के ऊपरी भाग में गैस एकत्रित होती है। गैस के एकत्रित होने पर धीरे धीरे ऊपर के भाग में दबाव बढ़ता है और जब गैस इकट्ठा हो जाती है तो उसे पाइप की सहायता से इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लोटिंग ड्रम, इस तरह के डाइजेस्टर में गैस होल्डर ड्रम स्लरी के ऊपर तैरता रहता है। इसमें भी गैस ड्रम के ऊपरी भाग में एकत्रित होती है और गैस का दबाव बढ़ने पर ड्रम ऊपर की तरफ होने लगता है, लेकिन जैसे ही गैस कम होती है तो ड्रम नीचे आ जाता है, जो ये संकेत देता है कि इसमें गोबर की मात्रा डाली जाए। डाइजेस्टर यह एक प्रकार का टैंक होता है जहां विभिन्न तरह की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, या भूमि के अंदर या बाहर हो सकता है। यह सामान्यतः सिलेंडर के आकार का होता है और ईंट गारे का बना होता है। गैस होल्डर डाइजेस्टर में बनने वाली गैस यहीं जमा होती है। इसके ऊपर से पाइपलाइन के माध्यम से गैस चूल्हे के बर्नर तक ले जाई जाती है। स्लरी मिक्सिंग टैंक, इस टैंक में गोबर को पानी के साथ मिलाकर पाइप के जरिए डाइजेस्टर में भेजा जाता है। रसोई का जैविक कचरा, पशुओं का गोबर, मुर्गियों के अवशिष्ट और फसल अवशेषों के मिश्रण से बायोगैस तैयार की जाती है। बायोगैस के मुख्य घटक में मीथेन 55 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया शामिल होते हैं। इस तरह देखा जाए तो लंबे समय से बायोगैस संयंत्र सुखद परिणाम देते आ रहे हैं। इसके बढ़ते उपयोग से भविष्य में होने वाले ऊर्जा संकट को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। तो अभी आपने देखा बायोगैस प्लांट के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारे किसान इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे इस प्लांट को लगा सकते हैं और सरकार की तरफ से किस तरह की मदद दी जा रही है। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गाँव किसान। गाँवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हमारा
पशुधन में हर बार हम आपको पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां देते हैं और आज इसी कड़ी में बात करेंगे कि सर्दियों में कैसे करें मुर्गी पालन और कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसे ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि हमारे किसानों को नुकसान ना हो सके। जी हाँ, मुर्गी पालन में इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब तापमान नीचे गिरे तो मुर्गियों का स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे वो स्वस्थ रहें और उन्हें ठंड ना लगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर्दियों में अंडे और मांस की खपत बढ़ना लाजमी है, इसीलिए मुर्गी पालकों को ध्यान रखना चाहिए कि इस खपत को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके और सही उत्पादन मिलता रहे। इसके लिए उचित देखभाल की जरूरत होती है। चूजों को ठंड से बचाने के लिए सर्दियां आने से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए गैस ब्रूडर, बांस के टोकने के ब्रूडर, सिगड़ी, कोयला, लकड़ी के गिट्टे, हीटर का इंतजाम रखना चाहिए। जनवरी माह में अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसीलिए इस माह में चूजा घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इस तापमान को दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5-5 डिग्री तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। इस मौसम में चूजों को ठंड लगने से सर्दी खांसी बीमारी होने का डर बना रहता है, इसलिए सुबह के समय चूजा घर में कम से कम 2 घंटे तक धूप आने देना चाहिए। चूजों को ठंड से बचाने के लिए पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जनवरी माह में चूजा घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखें। सुबह के समय चूजा घर में कम से कम 2 घंटे तक धूप आने देनी चाहिए। ठंड के दिनों में मुर्गी आवास को गर्म रखने के लिए उचित सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तब आवास के शीशे से ओस की बूंद टपकती है। इससे बचने के लिए आवास के ऊपर पराली या बोरे पट्टी बिछा देनी चाहिए। साथ ही खिड़कियों में मोटे बोरे लगा देने चाहिए ताकि वे ठंडी हवा के प्रभाव को रोक सके। रात में जाली का लगभग 2 फीट नीचे का हिस्सा पर्दों से ढक दे। इससे अंदर का तापमान बाहर की अपेक्षा ठीक रहेगा। साथ ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुर्गी आवास में मुर्गियों की संख्या पूरी हो। जाड़ी के मौसम में एक अंगीठी जला दे। अंगीठी अंदर रखने से पहले इसका धुआं निकल जाने दे। इस प्रकार दी गई थोड़ी सी गर्मी से न केवल मुर्गियां आराम से रहती हैं, बल्कि मुर्गी आवास का वातावरण भी अच्छा बना रहता है। जाड़ी के मौसम आने के पहले ही पुराना बुरादा, पुराने बोरे, पुराना आहार अलग कर दे। फार्म के चारों तरफ उगी घास, झाड़, पेड़ आदि को नष्ट कर देना चाहिए। दाना गोदाम की सफाई करनी चाहिए एवं कॉपर सल्फेट युक्त चूने के घोल से पुताई कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फंगस लगने की आशंकाएं कम की जा सकती है। शीतकालीन मौसम में दाने की खपत बढ़ जाती है। यदि दाने की खपत बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब है कि मुर्गियों में किसी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। इस समय मुर्गियों के पास दाना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। इस मौसम में पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए मुर्गियों को बार बार शुद्ध ताज़ा पानी बदलकर देते रहना चाहिए। तो ये थी मुर्गी पालन पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं।
माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कामयाब किसान की दास्तां में उन किसानों की कहानी होती है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और कामयाबी हासिल की। लेकिन आज की ये कहानी बहुत विशेष है क्योंकि ये कहानी है एक महिला किसान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली शोभा रानी की, जिन्होंने गरीबी में पले बड़े होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और अपना मुकाम हासिल किया, साथ ही अपने परिवार को भी एक नई दिशा दी। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। देश की तरक्की में महिलाओं की अहम भूमिका है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी कामयाबी का परचम ना लहराया हो। कृषि की बात करें तो सदियों से महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रम में भागीदार रही है। लेकिन कुछ एक ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में खेती में अकेले संघर्ष शुरू किया और अपना मकाम हासिल किया। हम बात कर रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की महिला किसान शोभा रानी की। मेरे ससुराल में तो किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं था। मेरे यहाँ पे ससुराल में मेरे हस्बैंड 4 भाई थे, सारे 3 लोग तो सर्विस करते थे। मेरे हस्बैंड बिजनेस में आए और खेती का तो किसी को भी शौक नहीं था। बस मेरा शायद नाना के यहाँ का ही जो मुझे अब तक मतलब सब चीज़ों से लगाव है, खेती से है, नेचुरल चीज़ों से है। जब पता चला कि यहाँ पे ज़मीन है मेरी, तो सर्वेंट के साथ मैं आती थी, तो लगा कि जब इतनी ज़मीन है तो थोड़ी बहुत सब्जी बोई जाए। बस वहीं से मेरा शुरू हुआ शौक। तो गांव में भी मैं बोरा लेके आती थी ना और कहती थी गांव वालों से कोई मुझे ये गोबर की खाद दे दे, उसके लिए मतलब शुरू से था कि नेचुरल चीज़ों से लगाव था, नेचुरल चीज़ें खाने का, रहने का मेरा मतलब इंटरेस्ट उसी में था। इसलिए जब से मैं आती थी इतना ख़राब रास्ता था यहाँ का, एक भी पेड़ नहीं था। मैं मतलब पूरे गर्मी में धूप में रह के खुद भी कभी सोचती हूँ तो उसका जवाब मुझे अपने से ही नहीं मिलता है कि इतनी प्रॉब्लम। मतलब घर में भी जाते थे तो कोई खुश नहीं होता था। मतलब गर्मी में यहाँ एक पेड़ नहीं, उधर एक बांस था तो उस पर कभी कभी बैठते थे, पता चला वो सांप वहाँ से निकल रहा है, फिर वहाँ से उठ के भागते थे हम लोग। सोचिए इसके बाद भी मैंने नहीं छोड़ा यहाँ पे, तो वो गॉड गिफ्ट ही होगा कि जो मुझे यहाँ तक ले आया। उसके बाद तो ये बेटा बड़ा मेरा यही सपोर्ट करने लगा, तो मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं हुई। वो कहते रहे अपना कहीं बिजली का मतलब कराया तो बिजली भी हो गई और धीरे धीरे बस अब आज जो है इतना बड़ा पॉली हाउस हो गया। तो वो बेटा ही अपना मतलब नेट से तो मुझे नहीं आता है इतना सब कुछ, लेकिन वो बेटा ही करता है, बस सपोर्ट मैं करती हूँ। बचपन से पिता की कमी और संघर्ष के बीच पली बड़ी शोभा रानी की परवरिश उनके नाना के घर में हुई। चूँकि नाना के घर में थोड़ी बहुत खेती का काम किया जाता था, यहीं से उनके मन में कृषि को लेकर दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने बारीकियां सीखी। शोभा रानी के नाना एक नौकरी पेशा व्यक्ति थे। इसके बाद भी वो खेती में अपना समय दिया करते थे। खेती के क्षेत्र में उनके नाना का लगाव शोभा रानी को भी प्रभावित करता था। शादी के बाद भी शोभा रानी के जहन में हरे भरे खेत और प्रकृति से जुड़ी यादें बार बार अपनी ओर खींचती, जबकि इनके ससुराल में खेती किसानी से दूर दूर तक कोई नाता ना था।
उन्हें जानकारी मिली कि उनकी थोड़ी सी जमीन है जो बंजर हालत में पड़ी हुई है। इस बंजर जमीन में उन्हें अपने सपने सच होने की उम्मीद नजर आई और यहीं से शोभा रानी ने खेती में अपने प्रयास तेज कर दिए। सुनसान और बंजर जमीन को हरा भरा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन मजबूत इरादों ने बंजर जमीन में भी अंकुरण कर दिए। खेती का ये रास्ता इतना आसान भी ना था। शोभा के परिवार वालों को भी जल्द ही इस बात पर संशय होने लगा कि क्या बंजर जमीन में फसलें ली जा सकती है। लेकिन अपने लक्ष्य पर अड़िग शोभा पर ईश्वर भी मेहरबान था। आसमान से गिरी उम्मीदों की बारिश ने जमीन पर पौधों के लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर दिया और बंजर जमीन में पौधे मुस्कुराने लगे तथा शोभा रानी ने जैविक खेती का दामन थामा। माँ के इन प्रयासों से उनके छोटे बेटे गौरव काफी प्रभावित हुए। हालांकि गौरव पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन गौरव अपनी माँ का खेती में भरपूर साथ देते हैं। इतना ही नहीं, गौरव अब अपना करियर खेती में ही बनाना चाहते हैं। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग पास किया है। मेरी उम्र 45 साल है। मेरी माताजी ने मतलब यहाँ पे खेती का काम शुरू किया, तो उनको देख करके मतलब मुझे भी इसमें इंटरेस्ट आया, तो मैंने भी जो है खेती का काम जो है उनके साथ में देखना शुरू किया। फिर हम लोगों ने जो मिल करके साथ में ट्रेनिंग की। हम लोग गए हरियाणा में, घरौंडा जगह है, इंडो इजरायली फार्म है, तो वहाँ हमने और माताजी साथ में जा करके हम लोगों ने ट्रेनिंग की और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए जो है हम लोगों ने वहाँ से ट्रेनिंग करके आए। और यहाँ पे पॉली हाउस गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, तो 2011 में हम लोगों ने शुरुआत की जो है 1000 स्क्वायर मीटर से। सफलता का रास्ता मिल चुका था। यहीं से माँ बेटे ने खेती को आगे बढ़ाना चाहा। इसके लिए इन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण लिया, जिसमें नई नई तकनीकों को जाना और पॉली हाउस में खेती करना शुरू किया। इसमें प्रोटेक्टिव खेती अपनाकर शिमला मिर्च की खेती शुरू की। पीली और लाल शिमला मिर्च को देखकर लोगों ने दोनों का हौसला बढ़ाया। हौसले के साथ शोभा रानी ने खेती का दायरा बढ़ाया और अब करीब 5 एकड़ में खेती को विस्तारित किया। इस दौरान उन्होंने फूलों, फलों, मसालों की खेती भी की। उनके इन प्रयासों के लिए शोभा रानी को सम्मानित भी किया गया है। अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बारे में बताते हैं हम लोग। उनको तो बताते हैं, जो भी पूछते हैं। हम लोगों को तो कोई भी बताने वाला नहीं था। हम लोग कर करके फिर अपने आप जो है उसी से सीखते थे। लेकिन लोगों को तो नहीं कि हम लोगों ने मतलब जो हमको पता है वो हम नहीं बताएंगे। उनको तो अच्छा ही बताते हैं और इसीलिए लोग आते भी हैं। एक आए वो सुन के यहाँ पे गए, उन्होंने किया, फिर दूसरे को भेजा उन्होंने। तो इस तरह से लोग काफ़ी लोग पहले आते थे, बहुत लोग। मेरा शौक़ था जो यहाँ तक ले आया मुझे, मतलब ज़बरदस्ती करके। और अब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो एक एक चीज़ देखती हूँ तो इतना मुझे अच्छा लगता है। जब पहला पेड़ एक लगाया कदम का, और ये जंगल में नर्सरी है, 5 रुपए का लेके, मैं वो दिन याद है। और लाके धान लगा हुआ था, उसमें बीच में लगा दिया और आज वो इतना बड़ा पेड़ हो गया है। लोग उसकी छांव में बैठते हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी शोभा रानी की कामयाबी की कहानी, जिसने साफ कर दिया कि महिलाएं अगर ठान लें तो कोई भी मुश्किल नहीं रह जाती और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। गांव किसान में चलते चलते बात करते हैं 3 नए कृषि कानूनों के बारे में और उनके लाभ के बारे में। प्रमुख कॉटन लिमिटेड गुजरात के मेहसाणा जिले में छोटे और सीमांत किसानों द्वारा प्रोत्साहित एक किसान उत्पादक संगठन यानी FPO है, जिसमें 700 से अधिक किसान जुड़े हैं। हर दिन कपास की खरीद के लिए लगभग 300 ट्रक FPO पर पहुंच रहे हैं। यहाँ किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है, साथ ही किसान अपनी उपज के लिए नगद भुगतान भी हासिल कर रहे हैं। कॉटन लिमिटेड के सदस्य राजू भाई पटेल ने बताया कि इस समय कपास की खरीद जोरों पर है। सरकार APMC एक्ट में जो अभी सुधार लाई है, उससे काफ़ी मात्रा में फायदा खेडूत को ही है। व्यापारी सीधा खेडूत से माल अभी परचेज कर रहा है, तो जो APMC का टैक्सेस लगते थे वो सब डायरेक्ट परचेज से निकल गए। खेडूतों को वो पास ऑन हो रहा है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान भी FPO पर पहुंच रहे हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ लेन देन को
अंजाम दे रहे हैं। कपास की खरीद करने वाली एजेंसियां किसानों को बेहतर मूल्य मिले, इस पर निगरानी भी रख रही हैं। किसानों ने अब अधिनियमों को पूरी तरह से समझ लिया है और एपीएमसी में अपनी उपज को बेचने के लिए आत्मविश्वास के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। गांव किसान के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।